हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जब प्रकाश का अपवर्तन वायु से या निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तब आपतन कोण, उसके आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में होता है तो आपतन कोण की ज्या कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपतन कोण I है तथा अपवर्तन कोण I है तथा अपवर्तन कोण अगर R है तो हमारा n बराबर sin I अपान sin R होता है। जब पहला माध्यम क्या होना चाहिए? पहला माध्यम वायु हो और दूसरा माध्यम कोई भी हो सकता है। तो जब पहला माध्यम वायु हो तो दूसरा माध्यम कोई भी हो तो वो क्या कहलाता है? हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। सापेक्ष अपवर्तनांक, इसके बाद दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक, जब प्रकाश का अपवर्तन में पहला माध्यम वायु तथा निर्वात के अतिरिक्त कोई दूसरा माध्यम हो तो उस अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। जैसे जब प्रकाश के अपवर्तन में पहला माध्यम वायु या निर्वात के अतिरिक्त
कोई अन्य माध्यम हो, कोई अन्य माध्यम हो तो उस अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं पहला माध्यम कांच है, या हम मान लेते हैं कोई भी जल है। पहला माध्यम वायु या वायु के अतिरिक्त कांच या जल है। तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई माध्यम है, तो दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश किरण जा रही है तो दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो इस कंडीशन के इसके अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं? इसके आपतन कोण त्रिज्या तथा अपवर्तन कोण त्रिज्या का अनुपात एक नियतांक होगा, लेकिन इस पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे। जैसे मान लेते हैं पहला माध्यम माना पहला माध्यम क्या है? माध्यम कांच है। कांच को चलो जी से प्रदर्शित कर दे। तथा दूसरा माध्यम क्या है? वाटर है, जल है। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इस कंडीशन पे जिसके सापेक्ष होता है उसको पहले जी एन सफिशिएंस वाटर, जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है उसको पीछे बराबर क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर। निरपेक्ष अपवर्तनांक जब पहला माध्यम वायु हो तथा वायु से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक, पहला माध्यम वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो, एक अन्य माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। लिख लीजिए, तो लिख लीजिए, मिटाएं। चल हम इसके बाद पढ़ते हैं अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। अपवर्तनांक का प्रकाश अपवर्तनांक का प्रकाश के चाल से संबंध। प्रकाश के चाल से संबंध। जब हम आपतन कोण I या अपवर्तन कोण R नहीं पता रहता है तब हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए उनके चालों से हम ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? जैसे पहले माध्यम का चाल अगर हमें नहीं, जैसे हमें I आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान नहीं पता है
तब हम उससे ज्ञात कर सकते हैं क्या होता है। जैसे कोई आपतन, जैसे पहले माध्यम जल के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कहने का मतलब AN W बराबर, हमने अभी देखा कि क्या होता है साइन I अपान साइन R। अगर हमें I और R नहीं पता है तब उस कंडीशन पे क्या होता है, माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के क्या होता है बराबर। जैसे A सापेक्ष एयर, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल इसको हम C से पद से, यही बटा होता है जल में प्रकाश की चाल के, में प्रकाश की चाल। माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है। तो अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है, अगर हमें आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का मान नहीं पता रहेगा तब हम उसके क्या करेंगे, वायु के प्रकाश की, जैसे जिस माध्यम में प्रकाश का चाल जिसके सापेक्ष जाएगा, जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना रहेगा उसको क्या करेंगे अपान में जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना, जिसके सापेक्ष ज्ञात करना रहेगा उसकी चाल क्या करेंगे ऊपर की तरफ लिखकर हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे क्रांतिक कोण, तथा अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक हमने बताया, क्रांतिक कोण इसके पहले बताए हैं। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण के लिए पहला माध्यम क्या होना चाहिए, सघन माध्यम होना चाहिए, दूसरा माध्यम विरल माध्यम। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उस कंडीशन पे हमने देखा जब अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है तो आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो मान लेते हैं क्रांतिक कोण तथा अपवर्तन में संबंध, पहला माध्यम जो है सघन माध्यम, माना सघन माध्यम 2 तथा विरल माध्यम 1 है तो विरल माध्यम के सापेक्ष, सघन माध्यम के सापेक्ष, घन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, यही बराबर हम लोगों ने देखा था क्या होता था साइन I अपान साइन R, साइन R इक्वेशन नंबर 1। क्रांतिक कोण की स्थिति में, क्रांतिक कोण की स्थिति में, क्रांतिक कोण की स्थिति में क्या होता है, आपतन कोण कितना होता है, आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए, अपवर्तन
अपवर्तन कोण होना चाहिए 90 डिग्री। R बराबर 90 डिग्री, क्रांतिक कोण I बराबर C होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर हटता है। अभिलंब से क्या होता है? दूर हटता है। इस कंडीशन पे जब आप अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इस आपतन कोण को, जो आपतन कोण था, उसे हम क्रांतिक कोण कहने लगते हैं। तो अपवर्तन कोण का मान कितना होता है क्रांतिक कोण की स्थिति में? 90 अंश होता है। तो क्रांतिक कोण कहते हैं इसको हम, आपतन कोण को। तो अब हमारा इस कंडीशन पे हो जाएगा सघन माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई के स्थान पे कितना हो जाएगा? क्रांतिक कोण C हो जाएगा। अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? साइन 90 डिग्री। हम जानते हैं साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हम यहां पर रख देंगे n बराबर साइन C। अगर हम यहां पर करेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक के लिए हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा। यहां पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2n1 = 1/1n2। यही बराबर क्या हो जाएगा? साइन C हो जाएगा। अगर हम इसको तिर्यक गुणा करें तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1n2 × साइन C = 1। तो साइन C बराबर हो जाएगा 1/, यहाँ पर साइन C आ जाएगा 1n2 साइन C। कहने का मतलब हमारा पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो क्रांतिक कोण के जाके व्युत्क्रम के क्या होता है? बराबर होता है। लिख लीजिए, लिख लिए। अब देखते हैं लेंस। लेंस किसे कहते हैं? लेंस दो गोली पृष्ठ या एक गोली पृष्ठ एवं एक समतल पृष्ठ के समांग पारदर्शी दो गोली पृष्ठ या एक गोली पृष्ठ एवं एक समतल पृष्ठ के समांग पारदर्शी माध्यम से घिरा हुआ भाग लेंस कहलाता है। दो गोली पृष्ठ या एक गोली पृष्ठ एवं एक समतल पृष्ठ के समांग पारदर्शी भाग से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं। जैसे अभी देखो, मान लेते हैं दो गोली पृष्ठ, ये दो गोली पृष्ठ थे, इससे घिरा हुआ भाग, या एक गोली पृष्ठ एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ भाग, या एक समतल पृष्ठ एक गोली पृष्ठ से घिरा हुआ भाग, या दो
इस प्रकार से गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ भाग, या एक समतल पृष्ठ दूसरा गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ भाग, या एक समतल पृष्ठ दूसरा गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ भाग, ये सारे क्या कहलाते हैं? लेंस कहलाते हैं। मुख्यतः लेंस कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः लेंस दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः लेंस दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। जैसे ये लेंस बीच में क्या है? बीच में मोटा है और किनारे पर क्या है? पतला है, तो इसे हम क्या कहते हैं? द्विउत्तल लेंस कहते हैं। यह इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को, जैसे मुख्य से ये समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है? अभिसरित कर देता है, एक स्थान पर एकत्रित कर देता है, एक स्थान पर एकत्रित करता है। इसलिए इस लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को एक स्थान पर एकत्र करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। यदि दूसरा अवतल लेंस, अवतल लेंस ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। तल लेंस कहलाता है। जैसे ये लेंस क्या है? बीच में पतला है, किनारे पर क्या है? मोटा है, तो इस लेंस को क्या कहते हैं? हम अवतल लेंस कहते हैं। ये प्रकाश किरणों को, समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को, ये समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को फैलाती है, अपसरित करती है। इसलिए इस लेंस को
अपसारी लेंस भी कहते हैं मुख्यतः। और इन्हीं से आधार पर हमारा उत्तल लेंस में भी समतलोत्तल लेंस, जैसे एक हमारा क्या हो जाए समतल लेंस हो, दूसरा क्या हो उत्तल लेंस हो, तो इसे हम क्या कहेंगे समतल प्लस उत्तल कहने का मतलब समतलोत्तल लेंस या उत्तल समतल लेंस कहेंगे। इसी प्रकार से यदि इसमें पहला हमारा क्या हो समतल हो, दूसरा लेंस क्या हो हमारा अवतल लेंस हो, तो इस प्रकार से इस लेंस को हम क्या कहेंगे समतल प्लस अवतल, तो हम क्या हो जाएगा समतलावतल लेंस ना। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः हमारे दो ही प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? जो बीच में मोटा हो, किनारे पर पतला लेंस होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। ये प्रकाश किरणों को एक स्थान पे एकत्रित करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस ऐसा लेंस जो बीच में क्या होता है? पतला होता है तथा किनारे पर क्या होता है? मोटा होता है। यह प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है। चलो लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सबसे पहला वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र चलो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोले का वह केंद्र जिससे क्या होता है? लेंस बना होता है। हम लोगों ने देखा जो लेंस बना होता है किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है ना, तो लेंस का वह हम कह सकते हैं गोले का वह केंद्र जिससे लेंस बना होता है वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। गोले का वह केंद्र जिससे लेंस बना होता है वक्रता केंद्र कहलाता है। चाहे हमारा द्विउत्तल लेंस हो या द्विअवतल लेंस हो, वो दोनों क्या होते हैं? दो गोले से कटा हुआ भाग होता है, इसलिए इसमें कितने होते हैं? दो वक्रताएं केंद्र होती हैं। इसको हम क्या करते हैं? जैसे देखो ये हमारा क्या है? ये उत्तल लेंस है, क्यों? बीच में मोटा, किनारे पे पतला है, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग। ये देखो इस गोले का कटा हुआ भाग था, ये इस गोले का कटा हुआ भाग था, तो इसमें दो गोले से मिलकर बना है, इसलिए इसके लिए ये गोला है, इस गोले का केंद्र C1 है, इसके लिए ये वाला है, ये क्या है? C2 है। तो हमारा क्या होगा? इसमें दो वक्रता केंद्र होंगे। हमारा चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, वो दो गोले से कटा हुआ भाग होता है, इसलिए इसमें दो वक्रता केंद्र होती है। इस पहले वक्रता केंद्र को C1 तथा दूसरे वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? C2 से प्रदर्शित करते हैं। लेंस द्विउत्तल लेंस में
इसमें 2 वक्रता केंद्र होते हैं, 2 वक्रता केंद्र होती है जिसे C1 तथा C2 से प्रदर्शित करते हैं, C1 तथा C2 से प्रदर्शित करते हैं, दूसरा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या कहते हैं? C1 तथा C2 से जाने वाले रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, जैसे ये हमारा क्या है? लेंस है, ये C1 है, ये C2 है, इससे जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। इसके बाद हम देखते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस के मध्य मुख्य अक्ष पे वह भाग, मुख्य अक्ष का वह भाग जहां पर अपवर्तित प्रकाश किरण अपवर्तित प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण के समांतर निर्गत होती है, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। पतले लेंस में बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर निकल जाती है, उसी मार्ग पर चली जाती है, चली जाती है। जैसे ये हमारा मान लो लेंस है, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, यहां से जाने वाला ये मुख्य अक्ष है, यहां से हमारा प्रकाश किरण आया, उसके बाद अभिलंब से थोड़ा सा अपवर्तित होकर के सीधा ऐसे निकल जाता है। या अगर पतला लेंस है तो ये रेखा और ये रेखा सदैव क्या होती है? समांतर होती है। यदि अगर पतला लेंस रहता है
तो इसी मार्ग पर सीधा बिना अपवर्तित हुए क्या हो जाता है, निकल जाता है, तो उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जैसे इसमें वो क्या है, प्रकाशिक केंद्र है, जहां से पतले लेंस में बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर सीधा निकल जाता है। इसके बाद